हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजी के लाइब्रेरी पर। हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उसी का एक टॉपिक है सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि जनगणना, भारत की जनगणना। तो उसी पर हम आज चर्चा करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पढ़ना क्यों जरूरी है? ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आजकल ये एग्जाम में ट्रेंड बना हुआ है कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया हो, चाहे वो CBT 1 हो या CBT 2, तो उसमें भी जनगणना के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। तो ये TCS का बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं इसको पढ़ना। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया बात करेंगे 2011 की। क्यों? क्योंकि ये होती ही 10-10 साल के गैप में है, ठीक, 10 ईयर्स के गैप में। इससे पहले क्योंकि देखो ये चल रहा है 2022, ठीक है। 2021 में जनगणना शुरू होनी थी, 2021 में, लेकिन कोविड का समय चल रहा था, इसलिए जनगणना कंप्लीट ही नहीं हो पाई, ठीक। इसलिए अभी भी एग्जामों में 2011 की ही पूछी जाती है, ठीक है ना। जो कितना ईजी टॉपिक है, एक बार बस पढ़ो, आने वाले 10 साल के लिए फ्री हो गए। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो इसी जनगणना से पूछे जाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2011, यानी कि 2011 की जनगणना भारत की, जो कि 15th नंबर की थी। जब से ये शुरू हुई है, यानी कि 1871, तब से देखा जाए तो ये 15वें नंबर की थी। शुरू किसने किया था? लॉर्ड मायो। किसने? लॉर्ड मायो ने इसको शुरू किया था। जब उस समय क्या था, ब्रिटिश काल चल रहा था इंडिया में। और टोटल बजट की अगर हम बात करें, देखो अगर आप बात करोगे ये स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की है, तो ये 7th नंबर की। अगर आप पूछोगे कि ये 21वीं सदी, अभी कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं सदी की कौन से नंबर की जनगणना है, तो ये 2nd नंबर की, ठीक। और जब से ये शुरू हुई है तब से तो ये 15वें नंबर की जनगणना है, ठीक। टोटल बजट कितना खर्च हुआ है इसमें, तो 2200 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए थे, ठीक। पर पर्सन कितना कॉस्ट, मतलब एक आदमी पर कितना खर्च आया, तो वो है 18 रुपये 19 पैसे, ठीक। पूरे भारत में 18 लैंग्वेज में इसको कंडक्ट कराया गया और 29 क्वेश्चन पूछे गए। 29 क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है? जैसे घर घर जाकर जब जनगणना की गई तो उसमें 29 यानी कि 29 क्वेश्चन पूछे गए कि आपके घर में कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, मेल कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, इस तरह से, ठीक। तो टोटल 29 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद बात करते हैं जनगणना का जो फाइनल डेटा आया, तो पॉपुलेशन कितनी पता चली कि कितने लोग हैं भारत में, तो 121 करोड़ की आबादी वाला देश भारत। ग्रोथ रेट का मतलब होता है डेकेडल ग्रोथ, मतलब पिछले 10 साल में। 2011 के पहले ये कब हुई होगी? ये हुई है 2001 में। तो 2001 से 2011 के बीच में कितनी ग्रोथ हुई है, तो वो हुई है 17.64%, ठीक। अच्छा, हाईएस्ट ग्रोथ बिहार में और लोएस्ट ग्रोथ नागालैंड में। नागालैंड में ये समझ लो ग्रोथ हुई नहीं है, जबकि नेगेटिव रहा है, माइनस में, ठीक। बिहार में बहुत ग्रोथ हुई है। इसके बाद बात करेंगे, देखो एक चीज़ और, जब 2011 की जनगणना हुई, ठीक, तो पूरे विश्व में जितने लोग हैं उसका 17.5% मात्र अकेले इंडिया में रह रहे हैं लोग। क्लियर? चलिए, ये तो एक डेटा था, आपको याद रखना होगा ये। हालांकि ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे। नागालैंड की नेगेटिव में देखेंगे आप ग्रोथ, ठीक। देखो जब से जनगणना होनी शुरू हुई, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1871 की, तब से ऐसे आते आते जब 1921 आया और इससे पहले रहा होगा 1911, ठीक। तो ये जो 10 साल का गैप था, इसमें देखा गया कि जनगणना बढ़ने की जगह, यानी कि लोगों की संख्या बढ़ने की जगह कम हुई, मतलब घटी है। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ईयर, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए अब शुरू करते हैं जनगणना के फैक्ट। तो हाईएस्ट ग्रोथ बिहार में देखने को मिली है, लोएस्ट ग्रोथ मिली है नागालैंड में। क्लियर है? नागालैंड की अगर बात करें तो अभी हाल ही में वहाँ पे दिखुएंसिया नाम की एक प्रजाति मिली पानी में, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो ये है फिश, ठीक है ना। तो ये न्यू फिश की प्रजाति अभी मिली है पूरे विश्व में, कहाँ पे? नागालैंड में, ठीक। नागालैंड की अभी फॉर्मर चेयरपर्सन, यानी कि जो स्टेट का वुमेन बोर्ड भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे जो वुमेन बोर्ड था स्टेट का नागालैंड का, उसकी जो चेयरपर्सन है, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम था डॉक्टर तैंसुला, ठीक है। इन्हें पद्मश्री, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, ठीक। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में अभी हाल ही में 14 फीट का स्टैचू का लोकार्पण किया गया। किसका? लोकनायक किनका उपनाम है? जयप्रकाश नारायण का, जिन्हें शॉर्ट में JP भी बोलते हैं, ठीक। इसका लोकार्पण किया है, ठीक। अभी बिहार में ही सुरजापुरी और बज्जिका, ये क्या है? ये डायलेक्ट है। डायलेक्ट का क्या मतलब होता है? उपभाषा, मतलब बोलियां। देखो एक तो होता है भाषा, जैसे बड़े पैमाने पर बोल देते हैं। बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती होगी? बिहारी। कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, ऐसे बोलते हैं ना। केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, ठीक। पश्चिम बंगाल में कौन सी? बंगाली। लेकिन एक होती है उपभाषा। उपभाषा का मतलब है उस स्टेट में, ठीक है ना, उस स्टेट में जितने भी लोग हैं उनकी डिफरेंट कम्युनिटी होती है। कोई किसी कम्युनिटी से, कोई किसी जाति से, तो हर जाति की अपनी बोली भी होती है, ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखोगे बुंदेलखंड का पार्ट है, उधर बुंदेलखंडी बोली जाती है, इस तरह से। तो इसी तरह से सुरजापुरी और बज्जिका ये बोलियां हैं या कह लो उपभाषाएं बिहार में। जैसे आपने सुना होगा भोजपुरी बोली जाती है, ठीक। जैसे रवि किशन है, वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, ठीक है, क्योंकि वो जितनी भी फिल्म करते हैं वो भोजपुरी लैंग्वेज में ही करते हैं, ठीक। तो भोजपुरी, मगही,
ये भी कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है भोजपुरी। हालांकि ईस्ट यूपी में भी बोली जाती है, जैसे गोरखपुर साइड आप जाएंगे, ठीक, तो भोजपुरी, मगही, ठीक उसी तरह से सुरजापुरी और बज्जिका के लिए क्या हो रहा है? एकेडमी बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? एकेडमी बनाई जा रही है, ठीक। तो इसको आप याद रखेंगे।